नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर चल रही राजनीति पर है। कांग्रेस की अगुवाई में 19 राजनीतिक दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ज्यादातर विपक्षी दलों का आरोप है कि इस उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है और स्पीकर भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। विपक्षी दलों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन बीजेपी का भी कहना है कि कम से कम 5 गैर बीजेपी दलों की ओर से विधानसभाओं और दूसरी इमारतों के उद्घाटन में न तो राज्यपाल को पूछा गया था, न ही राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री और यहां तक कि पार्टी के नेता भी उद्घाटन करते रहे। ऐसे में विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर क्या विरोध कर रहा है। उधर उद्घाटन कार्यक्रम में यह भी योजना है कि 14 अगस्त 1947 की रात को तमिलनाडु के संतों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक जिस सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपा था, उसी सेंगोल को एक बार फिर से दक्षिण भारत के संत वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। प्रयागराज के म्यूजियम से उस सेंगोल को मंगा लिया गया है और पीएम मोदी उसे लोकसभा में ही स्थापित करने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि 1947 में जिस वैदिक रीति रिवाज के साथ सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक इस्तेमाल किया गया था, उसे सेक्युलर इंडिया के संसद भवन में दोहराने को लेकर विपक्षी दलों का रुख क्या है। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार सिर्फ पीएम मोदी का विरोध करने के लिए कर रहा है? क्या नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी शामिल करना चाहिए? क्या संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के बहाने कांग्रेस विपक्षी एकजुटता में अपना नेतृत्व साबित करना चाहती है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस को जीत क्या मिली? 2024 के लिए दावेदारी की ऐसी जल्दबाजी मची, हर मौके पर एकजुटता दिखाने की कोशिश तलाशी जाने लगी। ऐसे में नए संसद भवन के उद्घाटन का मौका हाथ आया। कांग्रेस ने इसीलिए विरोध करना शुरू कर दिया ताकि एकता दिखाई जा सके। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन का विरोध करना शुरू कर दिया कि इसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, ये दलित और राष्ट्रपति पद का अपमान है। कुछ दल ये भी सवाल उठाने लगे कि संसद भवन के उद्घाटन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी तो नहीं बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस इस बात पर खुश थी कि एक मुद्दे पर विपक्षी दल उसके साथ खड़े हैं। I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with this sentiments, boycotting the inaugural function. Parliament House will be open on the day associated with Bir Savarkar. That might be another reason for them to oppose the और बॉयकॉट द फंक्शन। ये सिंगल फ्रेम, सिंगल फोटो की मारामारी है और इसीलिए उस फ्रेम में किसी और की तस्वीर ना आ जाए, सिर्फ इसीलिए आप राष्ट्रपति से। कांग्रेस की अगुवाई में शुरू हुआ नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार आंदोलन देखते देखते विपक्षी दलों के बीच फैला। एनसीपी, शिवसेना, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, MIM जैसे दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी दलों ने अलग अलग तर्क और बहाने से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने का ऐलान किया। इनमें ज्यादातर दलों को सिर्फ यही दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। नियमतः कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसको पार्लियामेंट का उद्घाटन करना चाहिए। हालांकि दक्षिण में आंध्र प्रदेश की टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों से लेकर पंजाब में अकाली दल तक कई ऐसे गैर बीजेपी दल हैं जिन्होंने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाने वाला सेंगोल सौंपा जाएगा। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से
सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। सेंगोल के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया जाता है कि इसे धार्मिक विद्वानों की सलाह से वैदिक मंत्रों और रीति रिवाजों के साथ सत्ता हस्तांतरण के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन से जवाहरलाल नेहरू को दिलाया गया था। इसके लिए तमिलनाडु के थिरुवदुथुरई अथीनम के स्वामी थम्बिरन को बुलाया गया था। 14 अगस्त 1947 की रात 11:15 बजे जो वैदिक विधि से सत्ता हस्तांतरण किया गया था, उसकी तस्वीरें आज भी तमिलनाडु के अथीनम में मौजूद हैं। ठीक इसी तरह का कार्यक्रम एक बार फिर नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित किए जाने की योजना है। हालांकि सरकार का ऐलान है कि प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिए गए इस सेंगोल को संतों के हाथों से प्राप्त करने के बाद पीएम मोदी इसे लोकसभा में ही स्थापित कर देंगे। अभी बीजेपी के विरोधी दलों की तरफ से ये साफ नहीं हो सका कि संसद भवन में वैदिक रीति रिवाज से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक का इस्तेमाल करने को लेकर उनका विरोध है या नहीं। वैसे जिस 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा वो वीर सावरकर की जयंती का दिन है, लेकिन सावरकर का लगातार विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति बहाना है क्या, विपक्ष को दम दिखाना है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इम्तियाज जलील साहब जो कि लोकसभा के सांसद हैं, एआईएमआईएम के, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के भी होंगे। जूही विश्वास जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन टीएमसी की हैं आप, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र कुमार, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, चूंकि विपक्ष की ओर से सीधा आरोप लगाते हुए कहा गया है ये राष्ट्रपति का पद बीजेपी के लिए सिर्फ दिखावे का रह गया है, क्या है इस पर जवाब आपका? सुधांशु जी, उनसे उद्घाटन क्यों नहीं? देखिए, समस्या यह है कि कोई भी अच्छी चीज हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हिंदी में शब्द होता विघ्न संतोषी, यानी किसी भी शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करके ही उन्हें संतोष प्राप्त होता है। कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दलों की स्थिति लगभग यही हो गई है। आज बताइए कितना बड़ा परिवर्तन का काल है, स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। हम आज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हो चुके हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी हम कहे जाते हैं, ये तो ये भी मानते थे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। यदि संपूर्ण भारत नए स्वरूप में उभर कर सामने आ रहा है तो उस भारत की सत्ता का संचालन जिस लोकतंत्र के मंदिर से बैठकर होता है वो नए स्वरूप में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों आवश्यक है कि वही संसद भवन जिसकी की स्थापना आधारशिला ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखी थी, जिसके उद्घाटन इरविन ने किया था, वाइसरॉय इरविन ने किया था, हमारे लिए वह ठीक था, परंतु 21वीं सदी के नए भारत का नया स्वरूप। अभी प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पर होके आए, आप देखिए, चाहे हिरोशिमा में बैठकर आतंकवाद के विषय को लेकर भारत की स्वीकार्यता हो, या पापुआ न्यू गिनी में जिस ढंग का सम्मान वहां के प्रधानमंत्री ने दिया, अथवा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो दिया, या जो बाइडेन ने जो दिया, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक हर्ष का विषय होना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे राजनीति से परे रखना चाहिए, क्योंकि संसद भवन किसी पार्टी की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। जिसको ये देश की जनता सत्ता सौंपेगी उसको होगी, परंतु इनके साथ समस्या ये। तो और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो जब इंदिरा जी ने पार्लियामेंट एनेक्सी की शुरुआत की थी तो वो क्या था भाई? वो प्रधानमंत्री नहीं थी। राजीव गांधी जी ने पांडे तो कहते नहीं वो नहीं था। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, इसका उद्घाटन वाइसरॉय इरविन ने किया था। इरविन क्या थे भाई? एग्जीक्यूटिव हेड ही तो थे। वॉज ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? नो। तो भाई अंग्रेज का जमाने में आपकी बड़ी आस्था है, इसलिए मैंने अंग्रेज के जमाने का उदाहरण भी दे दिया और आपके प्रथम परिवार के जमाने का भी उदाहरण दे दिया। परंतु मैं तो उल्टा कहता हूं। अच्छा, एक कार्य बता दे विपक्ष वाले जिसपे इनको आपत्ति न रही, ठीक है, ये बताएं कोई भी एक कार्य पिछले 9 वर्षों में भारत का इतना सब कुछ बदलाव दिखा, एक कार्य जिसमें इनको आपत्ति न रही हो। जिनको सदा सर्वदा आपत्ति रही है उनकी आपत्ति को मुझे लगता है उनकी आपत्ति की निष्पत्ति और व्युत्पत्ति पर मुझे बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता है। मैं अब जवाब ले लेती हूं। सुप्रिया श्रीनेश जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, शुभ मंगल के इस घड़ी में आखिर ये विघ्न क्यों? सवाल तो पूछे जाएंगे ना। 1927 में जो पुरानी संसद थी उसका उद्घाटन वायसराय ने किया था,
ये देश की हमारी संसद है, आजादी के बाद बनी हुई संसद है। इस पर 19 विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस अपने सुर में सुर क्यों मिला रही है? मोदी ही निशाना है, इसलिए राष्ट्रपति को सामने लाना है। सबसे पहले तो मैं पूरे तौर से हमारा विरोध क्या है वो मैं बताना चाहती हूं। बिल्कुल कोरोना काल के दौरान इस तरह के खर्च का हमने विरोध किया। हमने सोचा कि इस समय गरीबों की जेब में पैसा डालना चाहिए, सरकार ने वो नहीं किया। उसका नतीजा सबके सामने, भुखमरी और गरीबी हमारे देश में सिर चढ़कर बोल रही है। बेरोजगारी पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, बगले झांकते, छोड़िए उस बात को। हमने फिर भी कहा कि चलो ठीक है, हम जो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए 19 पार्टियों का, हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, हम शामिल होंगे। लेकिन जो अब हो रहा है इस देश में वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। क्या हो रहा है अब इस देश में? इस समय इस देश में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार कर एक दलित राष्ट्रपति बनाया गया। आपने उसका बहुत चर्चा करी, सब कुछ किया, नींव डालते वक्त उनको नहीं बुलाया गया। अब यह गौरव की बात है कि एक ट्राइबल महिला हमारी राष्ट्रपति है। महामहिम मुर्मू को दरकिनार करके, उनको उनके हक से वंचित करके प्रधानमंत्री क्यों करना चाहते हैं इसका इनॉग्रेशन? और क्या यह सिर्फ टोकनिज्म नहीं है कि उनके वर्ग को आप दर्शाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लोग गला फाड़ फाड़ के चीखेंगे, माफी मांगो? आज उनको उनके हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि संसद बुलाया भी जाएगा राष्ट्रपति के आह्वान पर, और प्रोरोग भी उसको सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। उसको सानेडाई एडजर्न स्पीकर और वाइस चेयरमैन कर सकते हैं, लेकिन प्रोरोग भी राष्ट्रपति करता है, बुलाया भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जाता है, शुरू भी राष्ट्रपति के जॉइंट सेशन से होता है। तो ऐसी हालत में को लेकर है राष्ट्रपति जो संविधान की अभिभावक है, हाँ। जो फर्स्ट सिटीजन है, लेट मी फिनिश, जो फर्स्ट सिटीजन है, उनको दरकिनार करके आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप नहीं मानते कि यह असम्मान है, यह आपत्तिजनक है, यह अवमानना है, यह घोर अपमान है राष्ट्रपति का? बताइए मुझे ये बात। और एक बात मैं और अब बता दूं, इसमें कोई विपक्षी एकता नहीं है। 19 पार्टियों को यह लगता है कि संविधान की तार तार करके एक राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, और इसलिए सब लोग इसके एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। और याद रखिएगा, आने वाला इतिहास जो है ना, वो इमारतों से नहीं बनता है, वो इरादों से बनता है। भगवान करे इनको समझ में आए कि इरादे बुलंद होने चाहिए। और अगले आंसर में आपको बुलंद इरादों की तस्वीर भी दिखाऊंगी। बोलिए सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद बीजेपी जो गिनाती है, जरा मैं चाहूंगी एक बार फुल फ्रेम में उसको दिखाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार ये सामने रखा जाता है कि आखिर वो कौन कौन से भवन या फिर इमारतें रही जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को दरकिनार करके उसका उद्घाटन किया जाता रहा। वो भी देश के लिए जानना जरूरी है। 1975 में पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी। संसद भवन में लाइब्रेरी की आधारशिला रखी गई थी राजीव गांधी की ओर से, इसको भी अब गिनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का शिलान्यास किया था सोनिया गांधी की ओर से। विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया था, राज्यपाल को उस समय न्योता नहीं था। असम विधानसभा भवन का भी शिलान्यास तरुण गोगोई की ओर से किया गया था। हेमंत सोरेन ने विधान भवन में आधारशिला रखी थी, ये झारखंड की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा भवन का शिलान्यास जगनमोहन रेड्डी की ओर से किया गया था, सीएम की ओर से, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था। के चंद्रशेखर तेलंगाना विधानसभा भवन का उद्घाटन इनकी ओर से किया गया था। तो आप जरा सोचिए कि राज्यों में राज्यपाल को दरकिनार करके महत्ता किसको मिली? मुख्यमंत्री को। और दूसरी तरफ कई ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी जिक्र आता है। इसका जवाब आप सुप्रिया जी दीजिएगा, लेकिन कई गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। सुधांशु जी, आप एक एक करके उसका जवाब दीजिए। और सवाल ये भी, मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए ना। एक बार आपने जो सवाल खड़े किए थे, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। सुधांशु जी, उन्होंने जो सवाल खड़े किए थे, जगदीप धनखड़ जी को भी नहीं बुलाया गया है, वो तो सभापति है ना राज्यसभा के, उनको भी इन्विटेशन नहीं है। बता रहे हैं, देखिए कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई, ये वो पार्टी जिसने 50 साल इस देश पे सीधे हुकूमत की, इस देश की संसद में सबसे ज्यादा समय तक जिनका बहुमत रहा, जिनको इस देश में सबसे बड़ा जनादेश मिला, वो ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये संसद का सत्र नहीं है जो आपने कहा राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार समाप्त किया। बिल्कुल सही बात है, दिस इज नॉट ए पार्लियामेंट सेशन। ये तो एक कार्यक्रम है जिसमें सिर्फ भवन का शिलान्यास है। सत्र तो आहूत होगा जुलाई में, और आप सत्र के साथ जोड़ने लगते हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस के साथ कि संवैधानिक विषयों की आड़ लेकर असंवैधानिक अतार्किक बात करने के में इन लोगों को महारत हासिल है।
अब हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, आपने राष्ट्रपति मुर्मू जी के प्रति आपके मन में कितनी सम्मान और निष्ठा है, वह आपके नेता प्रतिपक्ष के बयान से जाहिर है, जो कहते हमें हिंदी नहीं आती इसलिए हमसे गलती हो गई, हमने राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग कर दिया, जबकि सोनिया जी तो विदेशी मूल की हैं, उनसे हिंदी में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं हुई। जो भारतीय मूल के आपके कहते हैं कि मैं गैर हिंदी भाषी हूं इसलिए मेरे से गलती हो गई, और जाने क्या क्या वो कौन सी इविल विचारधारा को रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, राजेंद्र बाबू से कितनी भवनों का शिलान्यास करवाया था नेहरू जी ने, जबकि सीनियरिटी में राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी से ऊपर थे, और कितना सम्मान देते थे राजेंद्र प्रसाद जी को नेहरू जी। इसके लिए मेरी बात मत मानिए, गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल की पुस्तक पढ़ लीजिए और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के निजी सचिव M.O. मथाई की किताब पढ़ लीजिए। साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना। और इतना ही नहीं, जब वो जा रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी कहां सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास में, तो नेहरू जी उनको निर्देशित करते कि आपको नहीं जाना चाहिए। वाह, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निर्देशित करता था और एक भी योजना का एक भी शिलान्यास किया हो तो बताइए। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये बताएं राजेंद्र प्रसाद जी ने से इन्होंने कितनी योजनाओं का या कितने भवनों का शिलान्यास करवाया था जो आज इस बात की आके दुहाई दे रहे हैं। जो नेहरू जी कर रहे थे वही अब बीजेपी की मौजूदा सरकार भी करेगी। चले इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले जल्दी से सुप्रिया जी। नहीं, मैंने तो साफ बात कही। हाँ। ये संसद का सत्र नहीं है, ये तो केवल एक कार्यक्रम है। संसद का सत्र तो जुलाई में होगा, मानसून सत्र। ठीक है, सब मानसून सत्र उसके अनुसार होगा, ये तो सिर्फ उद्घाटन का कार्यक्रम है। सुप्रिया जी, आपने कुछ वाक्य गिनाए थे और तर्कहीन बात तो भाजपा की ओर से आ रही है। आपके वाक्यों का पहले जवाब देती हूं, फिर मैं भाजपा की बात का जवाब दूंगी। आपने जो वाक्य गिनाए, सेक्शन आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है, और लोकसभा। लोकसभा को भंग करने का भी, बुलाने का मेरा यह आशय नहीं है। मैं क्या कह रही हूं आपसे, संसद का मतलब है ये तीन लोग। राष्ट्रपति इस देश की पहली नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन कही जाती है, संविधान की अभिभावक है। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, आप अधिरंजन जी पे मत जाइए, हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि पहली अनुसूचित जनजाति की महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है। और इससे ज्यादा क्या गर्व की बात होगी कि आजादी के 75 साल बाद जब नए सदन का उद्घाटन हो रहा है तो वो उनके हाथों से, उनके कर कमलों से होना चाहिए। ये गर्व तो पिछले साल भी आना चाहिए था ना सुप्रिया श्रीनेत जी, जब द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से जगह जगह जाकर सबसे समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही थी और विपक्षी दलों ने उनके सामने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। ये सवाल तो पलटकर आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। ये गर्व का विषय है कि एक आदिवासी महिला इस देश की पहली बार राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी आप लोगों की ओर से बहिष्कार किया गया था। तो एक साल पहले आप लोगों की चाल और एक साल के बाद के चरित्र में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया सुप्रिया श्रीनेत जी? आपने सवाल पूछ लिया, आप मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए, आप ही से जवाब मांग नहीं पूछा था, मुझे टोक कर पूछ लिया, कोई बात नहीं। बोलिए। कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब देती हूं। जब इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने की बारी आई थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल की, तब भी इन महिला विरोधी लोगों ने क्यों खड़ा किया था कैंडिडेट? पूछिएगा आप इनसे, महिलाओं का क्यों इतना घोर अपमान करते हैं? वो राजनीति होती है, एक विचारधारा को बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही थी, एक विचारधारा को हम कर रहे हैं। अब जब वो राष्ट्रपति बन गई है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। वो इस संविधान के अभिभावक हैं, इस देश की प्रथम नागरिक है। भाई ऐसे तो हम भी कह सकते हैं महिला विरोधी क्यों थे, क्यों प्रतिभा पाटिल जी के खिलाफ खड़ा किया था कैंडिडेट? ये बेवकूफी का तर्क है जो बीजेपी देती है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, इनको क्या आपत्ति है कि राष्ट्रपति अगर कर ले? देखिए, असलियत यह है जो हमारे अध्यक्ष ने कहा, और वही दूध का दूध और पानी को पानी करती है बात कि दलित राष्ट्रपति बनाएंगे, ढिंढोरा पीटेंगे, टोकनिज्म करेंगे, नींव डालेंगे तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की वाहवाही, मोदी जी का पीआर, वही अभी भी हो रहा है। अनुसूचित जनजाति की महिला पहली राष्ट्रपति बनी, उनको नहीं बुलाया जाए। अगर कुछ नहीं है तो उनको बुलाइए, उनसे कराइए आप उद्घाटन, आपको क्या दिक्कत है? असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो लोगों को समझ में आने लगा है। ये एसटी करते थे, कर्नाटका ने इनको एक एसटी सीट नहीं दी है। एससी सीट 30% से कम मिली है।
लोगों को समझ में आने लगा ना कि कौन मतलब की बात करता है, कौन टोकनिज्म करता है। हाँ। इनका टोकनिज्म, इनका ढोंग और पाखंड लोगों को समझ में आने लगा। लेकिन विरोधी दलों की भी एक सुर इस पूरे मामले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इम्तियाज जलील की पार्टी ये कह रही है कि इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाए उद्घाटन करने का जिम्मा, और बाकायदा आज तो असदुद्दीन ओवैसी ने आकर कुछ आर्टिकल भी गिनाए। वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, उनकी ओर से कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव हेड तो प्रधानमंत्री होता है, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछे, सुधांशु जी आप बोल लीजिए, इम्तियाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। बोलिए सुप्रिया शिनेज जी, बोल लीजिए आप। मुझसे सवाल पूछ के चली क्यों पहली जाती है? बात, मुझे बोलने दीजिए ना। आपकी बात खत्म हो गई थी तब मैंने आपको ये गिनाया और था। मेरे हाथ में वो चिट्ठी है। अरे आप ही बोल रही भाई इतनी देर से। अरे आप इतना लंबा बोल रही थी, मुझे लगा मेरे पास आएंगी, चलो कोई बात नहीं। 19 पार्टियों ने इस पर बोला है। एआईएमएम क्या कह रही है और सपा क्या कह रही है उससे हमें मतलब नहीं है। जिन 19 पार्टियों ने बोला उसमें से एक कांग्रेस है, मैं अपना पक्ष रख रही हूं, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो चाहिए। मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री चाहती हूं कि देश की प्रथम नागरिक इसका उद्घाटन करें, इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है? हम तो ये जानना, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखना चाहती है बीजेपी, इस बात से ज्यादा दिक्कत नजर आती है। सुधांशु जी, यही बात तो विपक्षी दलों के मैं देख रही हूं, संजय राउत का बयान मेरे पास है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, तमाम नेताओं की ओर से दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात को लेकर है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे क्यों किया जा रहा है। सुधांशु जी देखिए, पहली बात मैं पुनः कह दूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया जो कह रही संसद भवन और संसद का अंतर नहीं समझ पा रही। अरे भाई, संसद भवन तब भी रहता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। यह संसद भवन का उद्घाटन है, संसद सत्र का उद्घाटन नहीं। दूसरा, आपने प्रतिभा पाटिल जी की बात कही तो मैं आपके संशोधन कर दूं। हमारे कैंडिडेट भैरव सिंह शेखावत जी पहले घोषित हो गए थे, प्रतिभा पाटिल जी उसके बाद में घोषित हुई हैं, और उसका भी कारण यह था कि अमर सिंह ने उस समय कैंपेन चला दिया था कि अनेक राजपूत सांसदों में संभावना है एक एक करके महिला अधिकार करा लेते विड्रॉ। अरे सुनिए तो पूरी बात, अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला रहा हूं। अतार्किक बातें करते हैं, आपकी बातों में कभी तर्क नहीं। एक एक करके सुप्रिया जी, जब अमर आप सिंह बोल ने रहे थे तो कैंपेन चला दिया था कि कई राजपूत सांसद पाला बदलकर राजपूत राष्ट्रपति बनाने के लिए साथ में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को लाया था। माजरा ये नहीं था विड्रॉ करवा देते, आप अपनी परिस्थिति बचाने के लिए लाए थे कि कहीं अमर सिंह आपके उसमें डिवीजन न करा दे। सपा आपके साथ थी उस समय, आप घबराए हुए थे इस समय, इसलिए ऐसा नहीं कि आप आसानी से वो सारी बात कह के निकल जाएंगे। आपने क्या किया? अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने उनका विरोध किया, आप बीच में डिस्टर्बेंस कर रही हैं बार बार, अब फिर आप बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार पूरी बात होने जल्दी से पूरी बात कीजिए, पहले हमने बाकी लोग भी 4 लोग इंतजार आपने प्रतिक्रिया में किया, ठीक है। मैंने आपके में कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और दूसरी बात, एक उदाहरण नहीं बता पाई जिसमें कांग्रेस के किसी विधान भवन का उद्घाटन किसी राज्यपाल से कराया हो। चुनौती से पूछता हूं, बताइए। वहां तो कहानी कुछ और है। और अरे राष्ट्रपति तो छोड़िए, चित्रा जी, राष्ट्रपति के पद को रबर स्टैंप कहा जाना कब शुरू हुआ था? जब नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने अंतरात्मा की आवाज कह के अपनी पार्टी के ऑफिशियल राष्ट्रपति कैंडिडेट को हरवाया, उसके बाद अपने अनुसार राष्ट्रपति बनवाया। यह रबर स्टैंप 1970 में शुरू हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद जी से लेके जब जैल सिंह जी के ऊपर बातें आई तब यह विषय शुरू हुआ। और आप तो रबर स्टैंप है या अध्यक्ष है आपके, जरा ये बता दीजिएगा। अरे बाकी तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी जब मनमोहन सिंह जी थे उनकी फोटो छोटी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक था उनकी फोटो बड़ी लगती थी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी ने किस हैसियत से छत्तीसगढ़ में विधान भवन का शिलान्यास किया था? वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, भारत सरकार में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, वो भी लाभ के पद के चलते उन्हें छोड़ना पड़ा था। अब आप बताइए, मुझे बताइए। ठीक है साहब, बाकी लोगों को भी चर्चा में लेकर आती हूँ, बहुत देर हो गई है। हमारे साथ एआईएमआईएम के सांसद भी मौजूद हैं। इम्तियाज जलील साहब, सीधे आपके पास आते हुए, आपको ना राष्ट्रपति चाहिए ना प्रधानमंत्री, आप ये लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर से उद्घाटन करवाया जाए, क्यों? क्या देखिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 53(1) के हिसाब से प्रेसिडेंट भी जो है इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव।
और ओम बिरला जो है स्पीकर जो है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमारा ये कहना है कि जब ये जो कोशिश की जा रही है कि मोदी साहब के जरिए ही हर चीज कराई जाए, तो कहीं ना कहीं जो संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर्स जो दिए हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक वार किया जा रहा है। आपने देख चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव का रोल मीडिया के कंट्रोल के ऊपर कितना आ चुका है, अब वो लेजिस्लेचर के ऊपर किस तरीके से हावी होना चाह रहे हैं। हमारा यही कहना है कि अगर यही हालात चलते रहे तो हो सकता है कि कल नरेंद्र मोदी साहब ये कहेंगे कि जुडिशियरी जिसका मेन सुप्रीम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो कहता है कि नहीं आप नहीं, मैं आके जजमेंट देने वाला हूं करके। तो ये जो इंटरफियरेंस हो रहा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती यही थी कि जब बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स थियरी जो बनाई थी उसका मकसद ये था कि तुम इंडिपेंडेंट रहेगे करके। लेकिन आज हर उसके अंदर जो ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और एक तर्क जो बार बार ये किया जा रहा है, इंदिरा गांधी ने ये इनॉग्रेशन किया था, राजीव गांधी ने ये इनॉग्रेशन किया था, ये इसी बात का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पीरियड में दंगा हुआ था, इसीलिए बीजेपी के पीरियड में अगर दंगा होता है तो वो ये नहीं कहते हैं कि ये दंगा नहीं होना चाहिए। अरे दंगे को आप उद्घाटन से कैसे जोड़ सकते हैं इम्तियाज साहब? दंगा और उद्घाटन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, दोनों दो ध्रुव हैं, दोनों को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है कि उनके समय में दंगा हुआ था तो इनके वक्त में भी दंगा हो? राजीव गांधी ने इनॉग्रेशन किए थे तो वो भी गलत था। तो इसका मतलब ये है कि एक गलती को आप उसी का एग्जाम्पल देते हुए कहेंगे कि नहीं उन्होंने करे थे तो हम भी करेंगे करके, तो ये कहां तक जायज है? हमारा ये सवाल है सरकार से। और बेसिकली हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने तो संविधान को चूमा था, तो क्या वो नाटक था? ये संविधान को बदलने की कोशिश नहीं है क्या? जिस पार्लियामेंट के अंदर गए थे उन्होंने सजदा अपना मत्था टेका था, उस संविधान को कैसे बदल देंगे? वो उद्घाटन कर देंगे तो संविधान बदल जाएगा उद्घाटन से? इम्तियाज जी, ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर ये क्लियर इंटरफियरेंस किया जा रहा है, क्लियर इंटरफियरेंस किया जा रहा है, और एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। जल्दी से सुधांशु जी, उसके बाद बाकी तीनों मेहमानों के पास। ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ठीक है, उनको स्पीकर चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए चित्रा जी, इस समय बचकाने तर्कों की वानगी देखने को मिल रही है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, संसद का चलना और संसद की कार्रवाई एक संवैधानिक कार्य है। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, अब आप बोल चुके। संसद का चलना और संसद की कार्रवाई संवैधानिक कार्य है। भवन निर्माण एक एग्जीक्यूटिव कार्य है। भवन निर्माण कोई संवैधानिक कार्य नहीं है, और यह भवन निर्माण का कंप्लीशन है, यह एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। यदि संसद के सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें, यदि संसद सत्र का जो आह्वान जो राष्ट्रपति का वो प्रधानमंत्री जी करें, तब आप कहिए कि संवैधानिक व्यवस्था का हो रहा। संवैधानिक व्यवस्था अपनी जगह, एग्जीक्यूटिव व्यवस्था अपनी जगह। बिल्डिंग को बनाना एग्जीक्यूटिव कार्य है। यह बिल्डिंग के कंप्लीशन और बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का विषय है, जिसका संवैधानिक व्यवस्था से कोई अंतर नहीं है। बचकाने तर्कों की आप लोग हद पार किए दे रहे हैं। कोई दंगे से तुलना कर रहा है, कोई बिल्डिंग निर्माण को संवैधानिक कार्य कहे जा रहा है, दरवाजा खुलने को संवैधानिक कार्य कहे जा रहा है। अरे भाई बात तो समझिए ना। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए बाकी लोगों के पास भी यही बात तो रामगोपाल यादव जी भी कह रहे हैं, जो बातें सुधांशु जी ने गिनाई हैं कि बेवजह है इस पूरे मामले में इस बात को तूल देना कि पीएम आखिर क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव हेड वही हैं, करने दीजिए उद्घाटन, आप ही के नेता हैं। आशुतोष जी। जी चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि असल में चोट तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लग रही है, जिसने साफ साफ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बोला था कि जो सदन का सर्वोच्च कस्टोडियन होता है वो विपक्ष होता है, क्योंकि इसकी नींव ही रखी जाती है अकाउंटेबिलिटी पे, जवाबदेही। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो अगर आघात किसी को लग रहा है तो बाबा साहब को लग रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी उनके संविधान को मानने के तरीके मानती नहीं है। और ये पहली बार नहीं है। 2019 में जब वार मेमोरियल बनाया था तो किसने इनॉग्रेशन किया था? कैमरा जीवी एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं। वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चीफ कमांडर है डिफेंस के आर्मी के, उनको बताया भी नहीं गया, बुलाया भी नहीं गया, और खुद इनॉग्रेशन कर लिया। महात्मा गांधी ने 1938 में एक आर्टिकल लिखा है, स्पीकर एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, उसमें साफ साफ लिखा कि इस पूरे संसद का कस्टोडियन स्पीकर होता है, वो पार्लियामेंट से सबसे ऊपर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस और एड करेगा। लेकिन नहीं, कैमरा जीवी है तो है,
क्योंकि हमको अच्छा लगता है कैमरे में आने, और ये कई बार ऐसा हो चुका सर, अब किसको अच्छा इसके नहीं लिए लगता है संविधान आशुतोष जैसा- जी? ये तो बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक हो है, गई ना। बिल्कुल। मतलब कैमरा जी भी नहीं, क्या बिल्कुल शब्द है? व्यक्तिगत नहीं आपको है। क्या अच्छा नहीं लगता नहीं, है? बिल्कुल क्या मुझे अच्छा नहीं लगता है? और जितने लोग बैठे हैं क्या उनको अच्छा नहीं लगता है? ये क्या बात नहीं, हुई लेकिन देश के संविधान- प्रधानमंत्री पर नहीं, कैमरा जी भी चित्रा जी। कहकर इस तरह की टिप्पणी करना? एक बिल्कुल। सेकेंड, फिर यानी कि टिप्पणी आपके नहीं। एक सेकेंड सुनिए ना नहीं, सर, क्या टिप्पणी आपके करी? यहाँ पर मैंने क्या रामगोपाल यादव जी की मैंने ओर से क्या जो टिप्पणी बातें कही गई हैं, आप क्यों बोलेंगे पार्टी कैमरा का जी भी? स्टैंड रख रहा हूं। आप बैठकर पार्टी का स्टैंड, मैं सर पार्टी एक का सेकेंड, रख रहा हूं। वो प्रधानमंत्री मैं है पार्टी का देश के, स्टैंड रख जितने रहा हूं। आपके हैं उतने मेरे हैं, मैं थोड़ा सा पार्टी का सम्मानजनक। स्टैंड रख रहा हूं। ठीक है, मैं कैमरा जी पार्टी भी का किसने स्टैंड कहा रख है? रहा हूं। आपके नहीं, अखिलेश यादव जी मैं की ओर से पार्टी कहा का गया है, वो स्टैंड रख कैमरा जी भी हैं। और यहाँ पर मेरी- मेरी रामगोपाल बात- यादव मेरी जी बात आपके पूरी इतने हो रही बड़े थी। नेता आपको हैं, क्यों लग रही है? आपकी बिल्कुल लगेगी, आपको क्यों नहीं? लग वो रही इस है? देश के मैं पार्टी का प्रधानमंत्री स्टैंड हैं, ले बिल्कुल रहा हूं। मैं लगेगी। पार्टी का प्रवक्ता हूं। आशुतोष वर्मा जी लेकिन एक सेकेंड व्यक्ति का सुनिए, प्रवक्ता नहीं। रामगोपाल यादव जी की ओर से जो कहा गया है, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं सहमत हैं? वो कह रहे हैं बेवजह तूल दिया जा रहा है, विवाद किया जा रहा है, वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जायज है। वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ये बोलिए आशुतोष वर्मा जी। मैं पार्टी का स्टैंड रखने के लिए बैठा हुआ हाँ, हूं। तो मैं आप भी किसी कैमरा व्यक्ति जी भी से हैं, आप स्टैंड कैमरे करने पर के लिए हैं, बैठा हूं। मैं भी कैमरा ठीक है। जी भी हूँ कि बात नहीं, होती मुझे है कि आपने कैमरा जी बुलाया भी कोई है। आपने बुलाया है। बिल्कुल बुलाऊंगी सर, आप सबसे बड़े विपक्षी और दल मैं हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय इसलिए जनता बुलाया गया है पार्टी आपको। को जवाबदेह करने हैं आप के जनता बैठा के प्रति। मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करे वो अर्धसत्य बोल रहे हैं। हाँ। क्या आपने बताया कि 1975 नहीं, ये में इंदिरा रामगोपाल गांधी यादव जी की बात मैं इनॉग्रेशन पूछ, किया था। रामगोपाल मैं यादव जी उसमें की भी बात आया। कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं पार्टी का स्टैंड लेने आया हूँ। मैं किसी रामगोपाल व्यक्ति यादव का जी स्टैंड कौन लेने नहीं है? आया हूँ। नहीं, रामगोपाल जी हमारी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन मैं मतलब पार्टी का रामगोपाल जो जी ऑफिशियल पार्टी स्टैंड है नहीं वो आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये बढ़िया है। आपके वहाँ एक व्यक्ति पार्टी हो सकता है, हमारे वहाँ एक जो है पार्टी है, उसका पार्टी का स्टैंड है, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर स्टैंड कर दिया है कि जो अहंकार में बनी अच्छा, हो उनकी सकता राय सही है जो या अहंकार गलत में है, सिर्फ संसद ये बनता बता है। दीजिए। उनकी राय गलत है? ये उनसे आप पूछ सकती हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी के बारे में बात करूंगा। मैं किसी ने वो क्या तो कहा अपनी है राय क्या सही वो अलग बता बात रहे हैं है। ना। अगर वो गलत बता रहे हैं तो आप कहिए कि गलत है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, ये तो मैं अच्छी क्यों- बात होगी, ये तो अच्छी बात होगी। चित्रा जी, आज तक में 4 तरीके के विरोधाभास प्रोग्राम होते हैं। चित्रा क्या जी। सबको आप उसको स्टैंड लेती है क्या? हाँ। आप अपने प्रोग्राम का स्टैंड लीजिए, आप अपने बात की बात करिए। मैं पार्टी के स्टैंड की बात कर रहा हूँ। सुधांशु जी, आइए, समाजवादी एक बार पार्टी उनकी बात इसका कर विरोध लीजिए। करती है। हाँ, और दूसरी जो इन्होंने बोला हाँ, कि जो चित्रा जी, 1975 बड़े में आश्चर्य की बात रुक है। जाइए सुधांशु जी, रुक जाइए। आपने आधा सच बोला, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, आ रही हूँ जो सुधांशु आपने जी। बोला अच्छा, कि बोलिए जो बोलिए। पार्लियामेंट के एनेक्सी का इनॉग्रेशन इंदिरा गांधी जी ने किया था, लेकिन उसका भूमि पूजन तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति वीवी गिरि जी ने किया था। इसी तरीके से लाइब्रेरी का जो इनॉग्रेशन था वो प्रेसिडेंट ने किया था, और भूमि पूजन राजीव गांधी जी ने किया था। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों रहे, कोई परेशानी नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी को वो फीता काटने का मौका नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा, इसलिए आवेदन तक नहीं बुलाया गया, उनको चिट्ठी तक नहीं दी गई। इसलिए परेशानी है कि जो संविधान में चीजें लिखी हुई है, भारतीय जनता पार्टी उसको दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। किसी को इनॉग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है। सुधांशु किसी जी, को उसके संसद बाद भवन जी से विश्वास जी, प्रॉब्लम मैं नहीं फौरन है। आपके पास आ रही हूँ, और भी मेहमान है। सुधांशु जी, जल्दी से उनकी बातों पर आपकी टिप्पणी। देखिए चित्रा जी, आपके शो में एक बड़ी मजेदार बात सामने आ गई कि समाजवादी पार्टी के भतीजे को अभी तक एक ही चाचा से प्रॉब्लम थी, अब दूसरे चाचा को भी दरकिनार कर दिया। मतलब प्रोफेसर साहब से बड़े ज्ञानी वो स्वयं हो गए, जो अध्यक्ष भी हैं और उनके प्रवक्ता हो गए। वो कह रहे हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं। तो वो बात आपकी बिल्कुल साफ होगी। और अर्धसत्य आप बोल रहे हैं आशुतोष जी, स्पीकर तो लोकसभा का होता है ना, फिर राज्यसभा का अध्यक्ष कहां गया? अरे भाई बताइए ना। भाई देखिए, आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात। मैंने सिर्फ एक टिप्पणी की, वो बिल्कुल आपके ही वक्तव्य से हूबहू लिए मैंने, कि आप कह रहे हैं दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। आशुतोष जी प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। अब चाचा जी जी से विश्वास कोई जी भी मतलब बहुत नहीं देर से है, हमारे साथ है। अब समझ में आ गया। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अर्धसत्य आपने बोला है। आपने कहा स्पीकर तो लोकसभा का है और राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कहां जाएंगे भाई? दो लोग करते क्या उद्घाटन? बोलिए। कैसे बोल दिया मैंने? और भवन का क्या लेना देना है संसद से? ये भवन है, भवन। तो आप बताइए। और दूसरी बात, चलिए, जब संविधान सभा बैठी थी उसके अध्यक्ष कौन था और अध्यक्ष से कौन सा कार्य करवाया गया? बोलिए, बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात कर रहे हैं, बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था और संविधान सभा के अध्यक्ष से कौन सा इनॉग्रेशन कराया गया? बोलिए। आप गलत चीजों को गलत, अरे बोलिए भाई, देश में आप जवाब दीजिए। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था और कौन सा उद्घाटन उससे करवाया गया? बोलिए। अजीब सी बात बोल रहे हैं आप। ना संसद को मानते हैं, ना राष्ट्रपति को मानते हैं, ना लोकसभा को मानते हैं। अरे मैं सीधी बात बोल रहा हूं, आप अजीब सी बात बोल रहे हैं। सीधी सी बात बताइए, आप बताइए ना। स्पीकर से करवाइए और राज्यसभा अध्यक्ष को छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का भवन है। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, बाबा साहब की आपने याद दिलाई
क्या वैसे तो मुझे राष्ट्रपति को नहीं पता है होना कि बाबा चाहिए? साहब के प्रति आप लोगों के मन में क्या है, परंतु ये बता दीजिए ना, ठीक है, बाबा साहब जिस संविधान सभा में बैठे थे उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, नाम बताइए। अरे आप राजेंद्र प्रसाद जी थे, चलिए मैं ही बता देती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए जोय विश्वास जी सीधे आपके पास आते हुए, जोय विश्वास जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है जोय विश्वास जी, विरोध किस बात को लेकर? 24 का चुनाव है, उसके ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा लग गया है क्या विपक्षी दलों के पास? बार बार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, सुधांशु जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, कि वो सिर्फ एक भवन है, उस भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। भवन के उद्घाटन को लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों? चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, ये जो भवन है, ये शिलान्यास जब हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी खुद बैठ के वहां पर शिलान्यास के प्रोग्राम उन्होंने किया है। ना कोई ऑपोजिशन पार्टी को बुलाया है, ना किसी को बुलाया, ना राष्ट्रपति को बुलाया। आज उद्घाटन होने जा रहा है, आज भी उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाना उन्होंने नहीं समझा कि सही है। आज अगर आप आर्टिकल 79 जो सुप्रिया जी भी बता रही थी, अगर आप देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and two houses to be known as respectively as the council of state and the house of the people। तो आज ना राज्यसभा, आज पार्लियामेंट, ये लोकसभा दोनों और प्रेसिडेंट, ये तीन मिला के होते हैं एक भवन का स्ट्रक्चर। तो भवन हो गया, इसका मतलब आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे। पहली बात तो यह है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उनको नहीं बुला रहे, ये तो सबसे विश्वास जी, देश ये सवाल आप लोगों से पलट कर नहीं पूछेगा, विपक्षी दलों से, ज्यादातर विपक्षी दलों से, कि जब वही आदिवासी एक महिला देश की राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तो इतना ज्यादा विरोध हो रहा था, वो हर जगह जा जाकर अपने लिए वोट मांग रही थी, इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा था। एक साल के बाद ऐसा पलटी हो चुका है, ये तो देश के जेहन में एक सवाल होगा ना। फिर निर्विरोध चुनकर उनको बिठाते और आज ये सवाल करते तो आप लोगों पर क्या ज्यादा भरोसा नहीं होता? जो विश्वास जी, चित्रा जी मैं बोल रही हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात, अगर ये जो हम लोगों ने, दीदी ने कभी महिला को अपमान नहीं किया, उन्होंने महिला को हमेशा सम्मान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बंगाल में जब आई थी, उनको पूरा सम्मान के साथ, यहाँ पर आप देखिएगा, उनके लिए अलग से प्रोग्राम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। कुछ दिन पहले की बात मैं आपको आपके चैनल में ही हुआ है, आप देख लीजिए। दूसरी बात तो है, आज ये जो सेंट्रल विस्टा वैनिटी प्रोजेक्ट है, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया। अब 20,000 रुपया खर्चा करके नया भवन बनाने का कोरोना के टाइम पे क्या जरूरत था, जब लोगों के ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं है। अब सब लोगों के सर के ऊपर छत नहीं दे पाए, आप मनरेगा का पैसा नहीं दे पा रहे। बंगाल में जो 100 लोग 100 दिन का काम करते हैं, जो रोटी रोजी के लिए, उनके पैसा आप नहीं दे पा रहे। आज आप कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं, एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल आया ही नहीं देश में। आज इतना बड़ा बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे विश्व में हो रहा है। हमारा शिक्षा क्षेत्र में भारत के क्या अभी योगदान है? ये सारे दोनों अलग अलग विषय हो गए ना, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। दोनों अलग अलग विषय हैं। एक सेकेंड, जोय विश्वास जी, हम सब ने कोरोना के काल में देश की संसद के भीतर सांसदों को जिस तरह से बैठे देखा, क्या वो सही था? क्या वो सही था? उसमें बैठने की जगह अगर सभी सांसद एक साथ बैठ जाए तो वहां पर बैठने के लिए कितनी मुश्किलें पेश आती हैं। 96 साल पहले बना था पुराना संसद भवन। अब नई जो परिसीमन होगी लोकसभा की, उसमें जब सीटें बढ़ेंगी, लोग कहां बैठेंगे? बाहर थोड़ी ना बैठेंगे लोकसभा के। तो अगर कुछ बदलाव किया जा रहा है तो उसका वेलकम करने में क्या दिक्कत है? एलजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ, उनके लिए रेनोवेशन धीरेन्द्र जी आ रही थे, सीट का अरेंजमेंट करवा सकते थे और रेनोवेशन से भी हो जाता। 20,000 करोड़ रुपया एक नया सेंट्रल खर्च करने के मतलब है, आप इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे देश में। आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो विश्वास की बातों पर जवाब दीजिए। ठीक है, आप बेरोजगारी पे काम नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। ठीक है, नया भवन का क्या पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं तो नए भवन का क्या रोल है? ठीक है जोई जी, इसका जवाब धीरेन्द्र जी से ले लेती हूँ। धीरेन्द्र जी, मैं टीएमसी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूँ और सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब को चांसलर के पद से बंगाल में इनके मुख्यमंत्री ने हटा दिया था और इनकी पार्टी ने, तब उनका इन्होंने असम्मान किया था या अपमान किया था? ये बेवजह की बातें, लोकतंत्र के मंदिर का यह अपमान है। यह किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, नीतियों का विरोध होता है साहब, व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे कई उदाहरण आपके चैनल पर भी देखने को दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा। अभी मुझे बोलने दीजिए, मेरा वक्त जब आया तो मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सुधांशु जी ने और आपके चैनल ने, दोनों ने सारी बातें कह दी, लेकिन बंगाल में इसी धनखड़ साहब को चांसलर के पद से हटाना सम्मान की बात थी कि
अपमान की बात थी। और इन लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया चित्रा जी। अब ये मोदी जी के सूट पर, चौकीदार पे, 56 इंच के सीना पे, सिर्फ मोदी जी की आलोचनाओं पर इन लोगों की राजनीति रह गई है। ऐसे करके कोई देश में लोकतंत्र बचाने का प्रयास होता है क्या? ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान नहीं है क्या? एक तरफ विदेशी धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी के वाहवाही हो रही है, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं विदेशी धरती पर जाके कि लोकतंत्र खतरे में है। और जब लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा उस समय आप ये करेंगे तो वो करेंगे, तो इनसे करवाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में सोनिया जी और राहुल जी किस हैसियत से वहां पे उद्घाटन किया था विधान भवन का। तो ऐसे तो कई उदाहरण है। और आज जो मजबूत एक प्रधानमंत्री है, निश्चित तौर पर जो मजबूत आदमी होते हैं, इतिहास उन्हीं की बनी है और बनती भी रहेगी। मैं ये संसद भवन बनने का प्रस्ताव आदरणीय मनमोहन सिंह जी का था। अगर आदरणीय मोदी जी ने उनकी बातों को आगे बढ़ाया है तो ये कौन सा गलत काम है? ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। उस सदन में क्या नहीं जाएंगे विपक्ष के लोग? चुनाव में नहीं बात, जुलाई में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो आप लोग जाएंगे नए संसद भवन में? सुप्रिया जी वो सवाल पूछ रहे हैं। उनके सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन लगातार यहां पर झूठ बोलने का काम किया गया, उसका मैं संशोधन कर देती हूं। आपके दर्शकों को भी थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए तथ्यात्मक रूप से, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से नहीं। 3 अगस्त 1970 को पार्लियामेंट एनेक्स का फाउंडेशन स्टोन ले किया प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने। हाँ, उसका इनॉग्रेशन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। राजीव जी ने लाइब्रेरी का फाउंडेशन ले किया, इनॉग्रेशन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया। हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट थे, सोमनाथ चैटर्जी लोकसभा के स्पीकर थे, इन्होंने फाउंडेशन ले किया एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एनएक्सी का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन भी ले मोदी जी करेंगे। हाँ। रुक जाए, मैं दिखा देती हूँ। आप कह रहे हैं बार झूठ परोसा गया, तो जो लाइनें हैं वो दर्शकों को क्लियर रहे कि कम से कम हमारी ओर से जो सही और तथ्यात्मक चीजें थी वही रखी है। सुप्रिया जी इसलिए क्योंकि आपने कहा तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही गई, इस वजह से। आप क्यों पर्सनली ले रही हैं? बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत बात बीजेपी ने उद्घाटन और शिलान्यास दोनों अलग अलग बात है। सुप्रिया जी इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब समय हमारे पास है नहीं, मुझसे लड़ने के लिए सदन का आप बीच में मत टोकिए। हाँ ठीक है, बोल लीजिए। आपके साथ दिक्कत क्या है ना, जब बोलने लगो तो आप बीच में टोकने लगती है। आप अपने ऊपर काहे ले रही हैं? मैं तो बीजेपी को बोल रही हूँ, आप क्यों टची हो रही हैं? राजस्थान के भवन का इनॉग्रेशन KR नारायणन जी ने किया। गुजरात में नीलम संजीव रेड्डी जी ने इनॉग्रेशन किया, स्टोन रखा था। शारदा मुखर्जी जी ने, राज्यपाल जी ने इनॉग्रेशन किया। ये कहा के ये लोग तथ्य लेकर आते हैं झुट्टे। असली बात यह है कि इतिहास इमारतों से नहीं इरादों से बनता है। और आपको इतिहास बेरोजगारी के लिए, भूखमरी के लिए, महंगाई के लिए। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन तथ्य ही हम दिखा रहे थे और वो तथ्य जो सच हैं, और उस सच को भी समझने की जरूरत है। लेकिन यकीनन जिसको अच्छी लगेगी वो इसका स्वागत करेगा, जिसको बुरी लगेगी वो पलट कर सवाल पूछेगा। लेकिन अब आगे नई संसद भवन के उद्घाटन पर शुरू हुई ये राजनीति कहां पर जाकर थमेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।